जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, अब ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, थोड़ी रोशनी डालते हैं। पहली बात कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सब के सब मेटल होते हैं। अब मेटल क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होंगे, क्यों होंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे आम मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वजह से ये गुड कंडक्टर होंगे। सो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है लस्टर एंड शाइनी अपीयरेंस के जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनको जब इसको आप फ्रेशली कट करेंगे तो इनमें चमक होती है। अगर आपके पास लोहे की तार है, ठीक है, वायर है, तो लोहे की तार को अगर आप ऐसे ऐसे करके अगर आपने कभी उसको तोड़ा है, इफ़ यू हैव, तो जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो बेंड होती है, गर्म होती है, गर्म होने के बाद टूट जाती है। तो टूटी हुई जगह से अगर आप देखेंगे तो आयरन ऊपर जंग लगा होता है, बिल्कुल डल सरफेस होता है, पर जहाँ से टूटेगा क्योंकि वो जंग से बचा हुआ पार्ट है तो उसमें क्या होती है? चमक होती है। देयर हाई डेंसिटी होती है, करेक्टराइज बाय मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी के गुड कंडक्टर हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और मेलिएबल और डक्टाइल यानी इनको आप हथौड़े मार मार के शीट में फैला सकते हैं और इनकी आप वायर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद बीइंग सिचुएटेड इन द मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इनकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान में, एफ ब्लॉक के ऊपर होते हैं, तो इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स के बीच में होती हैं। उसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग, दे हैव हाई ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं ड्यू टू स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड, कि इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, इस वजह से इनकी स्ट्रांग जो हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे सॉलिड होते हैं सवाए मरकरी के, जो क्या होता है? लिक्विड होता है। और ये एलाय बनाते हैं विथ अपने आप में, यानी एक ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे में मिक्स हो गया या दूसरे एलिमेंट से मिक्स होके ये एलाय बनाते हैं, सच एज स्टील हो गया, सच एज ब्रास हो गया, सच एज ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे एलाइज हैं, सच एज गोल्ड खुद हो गया, कमर्शियल गोल्ड जो मार्केट में सेल होता है उसमें आयरन और कॉपर होता है। विथ फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, के कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, कुछ कौन से छोड़ के, जिनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहते हैं, उनको छोड़ के जो टिपिकल ट्रांजिशन है वो क्या करते हैं? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज़ है कि इनके आइंस और इनके कंपाउंड्स दोनों या इनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो कलर्ड होती हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इनकी डिटेल हम आगे करके पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, दे शो मैग्नेटिक एंड कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज़, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और एज अ कैटलिस्ट इनके एलिमेंट या इनके कंपाउंड दोनों एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इनके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये जनरल बातें हैं, इनको छोड़ के पहले हम उस पे आते हैं बात पे, दैट इज़ व्हाट के देयर बाइंडिंग एनर्जीज, कि बाइंडिंग एनर्जीज क्या होती हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ी नज़र डालें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक नंबर 21 से लेके ये किसकी बात करें? दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज बिलोंग टू 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, के स्कैंडियम 21 से लेके 30 जिंक तक, ठीक है। अब एटॉमिक साइज की बात करें तो मोर और लेस कम हो रहा है, पर अगेन जो है जिंक पे आते ही बहुत बड़ा जो है वो उसमें उछाल आ रहा है। तो पहले डिक्रीज होता गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो मोर और लेस इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, पर कोई भी आपको नॉर्मल एलिमेंट की तरह रेगुलर पैटर्न नज़र नहीं दे आएगा। तो 632, 661, 648, 653, फिर 716, 700, यानी कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। पर मोर और लेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 632 आखिरी था, 908 आखिरी है, यानी मोर और लेस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है? मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी इनकी जो है वो मेटेलिक बॉन्ड है, तो मेटेलिक बॉन्ड जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो अप टू मैंगनीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज तक बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि फिर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शुरू होगी,
तो फिर कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट में फिर उल्टा ट्रेंड है कि बॉइलिंग पॉइंट फिर मिड तक जो है वो डिक्रीज हो रही है, फिर जो आगे जो है वो फिर जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही थी फिर भी डिक्रीज हो रही है, कम से कम किसकी होगी, जिंक की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, पर मोर और लेस क्या हो रहा है कि 1.3 से लेके 1.9 तक बढ़ती गई, फिर 1.6 हो गई, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ में फ्लक्चुएशंस हैं, कोई भी रेगुलर पैटर्न आप एडाप्ट नहीं कर सकते। सो इस टेबल में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो हाईएस्ट और लोएस्ट जो है उसको याद कर लें कि भाई हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसकी किसकी है, क्रोमियम की। भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट स्कैंडियम की, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कापर की, ठीक है। हाईएस्ट उसके बाद जो है क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, इसकी, जिंक की। तो आप हाईएस्ट लोएस्ट याद कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया बेटा कि हाईएस्ट लोएस्ट याद करें, सारे वैल्यूज़ कौन याद कर, कौन करेगा? अगर आप वांदे हैं तो भले कर दें, इफ़ यू आर वांदे। नेक्स्ट बात है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। भाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में दो शेल्स होते हैं, यानी आउटर ट्रांजिशन जो एलिमेंट हैं, आउटर ट्रांजिशन का मतलब है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब इनमें जो हैं दो शेल्स फिल होते हैं। भाई एक तो होगा आपका एनएस, एनएस जो ऑर्बिटल होगी वो होगी वैलेंस शेल से, आखिरी जो शेल होगा वो एन होगा, वैलेंस शेल, ठीक है। फिर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं n-1 डी में भी होते हैं, 1 to 10, 1 to 2। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे n-1, यानी अगर अब इनकी जो शुरुआत है, अगर हम बात करते हैं 3D की, 3D की जो n वैल्यू होगा, 3D सीरीज़ की बात करें तो इसका जो n वैल्यू होगा वो इक्वल टू 4 होगा, यानी 4s ऑर्बिटल, और n-1 जो होगा, n से एक माइनस करें तो क्या होगा, 3D। इलेक्ट्रॉन्स आपके दो शेल्स में जाएंगे, 1 to 2, 1 to 10। एक चौथे शेल में, ये इसका वैलेंस शेल कहलाएगा, ये इसका इनर शेल या इसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, पेनल्टीमेट यानी अंदरूनी शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया जाता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अफबाफ प्रिंसिपल 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होंगे, देन इलेक्ट्रॉन 3D में आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि 4s ऑर्बिटल का जो n+l वैल्यू है वो क्या है, 4। 3D ऑर्बिटल का जो n+l वैल्यू है वो कितना है, 5। तो किसका कम है? तो अकॉर्डिंग टू अफबाफ प्रिंसिपल उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसका n+l वैल्यू कम होगा। तो किसका कम है, 4 का। तो इनका वैलेंस शेल जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त फिल हो रहे होते हैं। तो इसमें दो शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोथ इन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट आई इनर शेल। देयरफॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी इनकी, n-1 d1 से लेके 10 तक, और ns 1 to 2, यानी जितना हाईएस्ट n होगा d का नंबर एक कम होगा। यानी अगर ये 6s है तो ये क्या होगा, 5d होगा। अगर 5s है तो ये क्या होगा, 4d होगा, यानी एक वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक 4s1 to 2 से लेके 3d1 to 10 तक होती है। फॉर द सेम रीजन 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ड्यू टू इट्स लोअर एनर्जी अकॉर्डिंग टू अफबाफ प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बताया n+l वैल्यू निकाल के कि इस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कितना है, 4, 3d का कितना है, 5। तो एनर्जी कम किसकी है, 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होंगे, अकॉर्डिंग टू n+l रूल एंड अकॉर्डिंग टू अफबाफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्टली ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल विच हैज़ लो एनर्जी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो कम एनर्जी किसकी है, 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में। हाउएवर सम एक्सेप्शंस आर देयर, कि जब भी आपको क्रोमियम दिखाई दे, डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे या डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो एक्सेप्शंस आती हैं। और एक्सेप्शंस में क्या होता है कि व्हेनेवर
डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आए और डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, कब आएंगे? जब आपके पास क्रोमियम 24 होगा, जब आपके पास कॉपर 29 होगा, जब आपके पास क्रोमियम 24 होगा और कॉपर 29 होगा। तो अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो क्रोमियम 24 की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये होना चाहिए, ठीक है। पर भाई कह रहा है कि ऐसा नहीं होता, एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा, तो ये होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए, होनी इस तरह से चाहिए, पर होती क्या है कि 4s1 3d5। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। क्रोमियम की अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल के हिसाब से कॉपर 29 की जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1s2, बताते जाएं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होनी चाहिए। तो जब भी डी ऑर्बिटल में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा कि एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा? अब ये हो गया 4s1, ये हो गया 3d10। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, देखिए दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं इस अनयूजुअल बिहेवियर की कि कॉपर और क्रोमियम में ऐसा क्यों हो रहा है कि एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकल के डी में जा रहा है। इसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। नंबर पहली ये है कि देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिटल, कि इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने के लिए हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एटम खुद इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद फिलिंग के बाद क्या हुआ कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया तो इधर क्या था कि ये कंप्लीटली फिल्ड थी, ये स्कार्सली फिल्ड थी। अब क्या हुआ कि ये हाफ फिल्ड हो गई क्योंकि दो में से एक इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी कितने हो गए? 5 हो गए, तो ये भी हाफ फिल्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है कि ये कंप्लीटली फिल्ड थी, ये स्कार्सली फिल्ड थी। अब इस इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हुआ कि ये हाफ फिल्ड हो गई और ये कंप्लीटली फिल्ड हो गई। एक चीज़ ध्यान में रखें, वो कौन सी? कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्टेबल देन स्कार्सली फिल्ड, यानी जो ना हाफ फिल्ड हो ना कंप्लीटली फिल्ड हो, तो एनर्जी स्टेबिलिटी सीक्वेंस ये है। अब इलेक्ट्रॉन दो पॉसिबल रीजंस क्या हुई, एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती हैं, किससे? स्कार्सली फिल्ड से। दूसरा कि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस भी थोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन खुद चला गया उधर, चले जाने के बाद क्या हुआ कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हुई। तो एटम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो ऊपर वाली अफवाह वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है या नीचे वाली है? तो इस वजह से ये ट्रांजिशन खुद ब खुद होती है, हम कुछ नहीं करते। एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इधर जंप करेगा। और इसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस कि इनमें कॉपर में जो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो रहा है, उसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। दूसरी बात कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन स्कार्सली फिल्ड, कि जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्कार्सली फिल्ड से हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ आ गई बेटा? कोई इशू? जल्दी बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम? कि सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे डी में और क्रोमियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी पूरी हो जाएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो डी आधी हो जाएगी। आधी और पूरी दोनों स्टेबल होते हैं, इस वजह से हुआ। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं। एनी प्रॉब्लम बेटा? एक मरतबा देख लें फिर भी। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं। बढ़े आगे, बढ़े बढ़े। ओके चले भाई, इसको हटा के इधर आते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने उधर कर ली। किधर? वो इधर।
वरना इधर दोबारा करनी पड़ती, ये हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हुआ ये हमने ऑलरेडी कर दिया, तो इसको छोड़ने दे, जाने देते हैं, हवा आने देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? देखिए कोई भी सब्सटेंस है तो वो किसी न किसी पार्टिकल्स का बना होगा, तो पार्टिकल्स कितनी फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं उनको सेपरेट करना है। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जुड़ जाते हैं तो वहाँ से एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है। तो उनको जुदा करने में एनर्जी कितनी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट कौन हो सकते हैं, बाउंड सिस्टम यानी आपके एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपस में जुड़े हुए सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है, उसको आपने एनर्जी दे के क्या करना है, सेपरेट करना है। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड सिस्टम टुगेदर, कि भाई कितनी मजबूती से कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उन चिपकूपन को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना है। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली टफ, हैविंग हाई ग्रेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आगे आते हैं। मेटेलिक बॉन्ड जो है, व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स, इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन किसकी चीज़ के दरमियान, नंबर 1 न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कह लें या इधर आप कह लें कि पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव आइन ऑफ मेटल एंड, अब बहुत सारे नाले हैं, आप इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कह लें, आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह लें, आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह लें, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह लें, आप इलेक्ट्रॉन सी कह लें, आप इलेक्ट्रॉन गैस कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, दाल वाली गैस नहीं है ये सारे क्या चीज़ें भाई, घूम फिर के इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, और क्या चीज़ है, पॉजिटिव आइन। अब पॉजिटिव आइन और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल, जो पॉजिटिव आइन होंगे वो एक जगह पे, क्योंकि सारे मेटल क्या हैं, सॉलिड है, सॉलिड है, जिनमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, ये अपनी मेन पोजीशन पे पॉजिटिव आइन चिपके हुए हैं। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सी जो है भाई नई चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं अपने आखिरी शेल से निकल के इधर उधर घूम सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हमारे पास कितने सोडियम मेटल हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 सोडियम मेटल है, तो एक सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 6 के पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आज़ाद हैं, ये बाउंड नहीं है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को यही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे, ये बाउंड नहीं है, इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल वाला, उसको सिर्फ ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये आज़ाद है। ये इलेक्ट्रॉन आके इधर आ गया, इस जगह पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये आज़ाद है घूमने फिरने में, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा जो इसका इलेक्ट्रॉन था ये भी आज़ाद है कि भाई ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, ये किधर भी आ गया, या किसी और का इलेक्ट्रॉन है, मान लें कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है ग्रीन था, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी ये पॉजिटिव आइन एक ही जगह पे होंगे। इसके बाहर क्या बनना है कि एक इलेक्ट्रॉन का समंदर बन गया, इलेक्ट्रॉन सी बन गया, इलेक्ट्रॉन गैस बन गई। ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जिसको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अट्रैक्ट करें, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है पर इधर उधर घूम रहा है, तो जहाँ जाएगा वो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मूविंग है, तो इलेक्ट्रॉन तो सारे मूव करते हैं। ये इनको फ्री मूवमेंट का क्या मतलब है, फ्री मूवमेंट का मतलब ये है कि ये एक ही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट नहीं करता, ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली घूम सकते हैं।
तो इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो आज़ादी से घूम रहे इलेक्ट्रॉन हैं ये, और ये जो खड़े हुए न्यूक्लियस हैं, रुके हुए न्यूक्लियस है, इनके दरमियान कितनी फोर्स है, इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये बात समझ आ रही है कि व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन, जो कि एक जगह पे रुका हुआ है, और उसके गिर्द घूमते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज घूम रही है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो वो घूमने वाली नेगेटिव चार्ज है, और खड़े हुए जो पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेटालिक बॉन्ड। एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं। क्लियर कि व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? कोई प्रॉब्लम नहीं? एनी प्रॉब्लम? चले भाई, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इसकी बात करते हैं। अब ये हो गया मेटालिक बॉन्ड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी, यानी एक मेटल जिस दूसरे मेटल के साथ चिपका हुआ होगा वो ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, यानी बाइंडिंग एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितना मजबूत होगा, किस पे डिपेंड करेगा? कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, strength of metallic bond depends upon number 1 number of free electrons, सॉरी अच्छा फ्री भी कह लें आप, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप बात करते हैं मेटल्स की तो ये सही, अगर बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनका जो मेटालिक बॉन्ड है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, कि जितने मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, दूसरा नंबर साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, कि इसका जो ट्रेंड है कि साइज जितनी बढ़ती जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का समुंदर हो गया, इलेक्ट्रॉन का समुंदर जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको खींचने वाला कौन है? न्यूक्लियस है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होती है? न्यूक्लियस पे। अब एक छोटा एटम है, दूसरा बड़ा एटम है। ठीक है भाई, ये छोटा एटम और ये बड़ा एटम। ठीक है, अब छोटे एटम का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को नज़दीक होगा, बड़े एटम का न्यूक्लियस क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, छोटे एटम की या बड़े एटम की? यानी मेटालिक बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा या बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? अब स्मॉल एटम की ज़्यादा होगी। तो जितनी साइज़ छोटी होगी, अभी साइज़ का इफेक्ट क्या होता है भाई? ग्रुप के अंदर। किधर होता है? ग्रुप के अंदर। तो इसका ग्रुप ट्रेंड क्या होना चाहिए और पीरियडिक ट्रेंड क्या होना चाहिए? कि इन द सेम पीरियड, जब आप पीरियड में मूव करेंगे, इन द सेम पीरियड इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होगी अप टू मैंगनीज, फ्रॉम स्कैंडियम से लेके आप चलते जा रहे हो, स्कैंडियम से लेके, मैं बताऊं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्कैंडियम जो है, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल, उसके बाद क्या है? कॉपर, उसके बाद है जिंक। ठीक है भाई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसके पास एक अनपेयर्ड, इसके पास 2 3 6 5 4 3 2 1 0। तो बताएं, तो अप टू मिड, यानी ये 3b ग्रुप है, 3b ग्रुप से मूव करते हुए 4b 5b 6b 7b 7b ग्रुप तक जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। डी ऑर्बिटल में इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, अनपेयर्ड इसमें भी 5 हैं, क्योंकि एस का छठा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको? 4s1 3d5, सही है। तो डी में इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 ही हैं। ठीक है, तो अप टू मूविंग फ्रॉम 3b टू 8b 7b, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा कि वाइल मूविंग फ्रॉम 8b टू 2b, तो जैसे ही आप 8b ग्रुप से लेकर 2b ग्रुप तक मूव करेंगे
तो अब पेयरिंग शुरू हो रही है, पेयरिंग शुरू हो रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, जीती जाएगी, यहाँ तक इंक्रीज होगी, यहाँ तक क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, दोबारा क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें कोई शक? तो ग्रुप में के अंदर क्या होना चाहिए, वो बाइंडिंग एनर्जी और बात है मोमना, वो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस वाली के, प्रोटॉन और न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस बनाएंगे, वो बाइंडिंग एनर्जी और चीज़ है। वो जो मास डिफेक्ट आपकी बात करें वो बाइंडिंग एनर्जी और है, ये हम मेटेलिक बांड की बात करें, वो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट जब होता है उसकी एनर्जी है, ये वो और बात है बेटा, ये और बात है। फिजिक्स वाली बाइंडिंग एनर्जी को इससे रिलेट ना करें, ठीक है। तो पीरियड के, अब ये हम कहाँ मूव करें, पीरियड में या ग्रुप में? तो पीरियड में पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज और डिक्रीज का रीजन कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते गए। तो कम से कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, जिंक की, क्योंकि उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो पीरियड का ट्रेंड होगा कि पहले बढ़ी फिर कम हुई, तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होंगे, साइज बढ़ती जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो चलें भाई बुक पे आते हैं दोबारा कि बिकॉज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ें आप, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन अदर एलिमेंट, ये भी ठीक है कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा, नंबर 1 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और नंबर 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, कहाँ से, फिर आम जो है आपका 3b से लेके 6b नहीं 7b ग्रुप तक, तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कहाँ से हम बात करें, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। फिर आयरन टू जो है जिंक क्या होती जाएगी, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, ठीक है, इस वजह से। और उसके बाद देन डिक्रीजेज फ्रॉम 7b, सॉरी 8b होगा ये, 8b टू 2b, क्योंकि पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर ग्रुप के अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं बस कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, कर लें, अच्छा है, चल रही है, चलें भाई, जैसे आप वैसे हम, जेड़ा काओ तेरा बच्चा।